फोर्स भी है, ब्लॉक भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तीनों चीज़ें हैं, तीनों परिस्थितियां हैं, मतलब यहाँ पे कार्य हुआ है। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिजिक्स के अगले पड़ाव में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 6 की शुरुआत करने वाले हैं। नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज का जो पहला सेशन है वो पूरी तरीके से कार्य मतलब वर्क को डेडिकेटेड रहेगा। बड़े शानदार तरीके से डेमोन्स्ट्रेशंस और एनिमेशंस के द्वारा मैं आपको वर्क के फिजिक्स को समझाऊंगा। बड़ा मजा आने वाला है आज के सेशन में, तो बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लेट्स गेट गोइंग। अच्छा, एक और काम, वीडियो की स्पीड आप बढ़ा लो, नीचे प्लेयर सेटिंग में जाके प्रेफरेबली 1.25x स्पीड कर लो आप। वर्क, पहला चित्र दिखाता हूं मैं आपको, क्या ख्याल है इसके बारे में। ये जो प्रक्रिया है ना, ये किसान जो इस प्रक्रिया को कर रहा है उसको हम कहते हैं प्लाविंग। शुद्ध हिंदी में इसको हम कहते हैं जुताई, कल्टीवेशन, कल्चर, कुछ भी कह लो आप। जब हम बीज बोते हैं उसके पहले सॉइल को थोड़ा सा लूजन किया जाता है, थोड़ा सा ढीला किया जाता है, ये वह प्रक्रिया है। तो किसान क्या कर रहा है? किसान सर वर्क कर रहा है, ही इज डूइंग सम वर्क, कार्य। दूसरा एग्जांपल, अगला चित्र देखिए, तो वह चित्र में चित्र बना रहा है। बेसिकली एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, वह क्या कर रहा है, एक लैंडस्केप को बढ़िया से कैनवस में पेंट कर रहा है। तो पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, पहाड़ हैं, सूर्य है, बहुत कुछ है उसमें। अगेन नथिंग इज फॉर फ्री, यू हैव टू डू वर्क। वो काम कर रहा है। ये सारी परिभाषाएं हैं वर्क की। अच्छा, एक और देखते हैं। ये बच्चा बेचारा परेशान है, एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो वर्क। अच्छा, ये वर्क है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, ये क्या हो रहा है यार, ये तो खाना बना रहा है, ठीक है, और मतलब सब्जियां काटी हैं उसने, सब्जियों को फिर तेल में झोंका है, उसको फिर चम्मच चलाया है, बहुत कुछ काम है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स वर्क हैं, परंतु 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 फिजिक्स के इकोसिस्टम में कार्य को कुछ अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। अब हम उस पड़ाव में आ चुके हैं। अब जरा मैं बताता हूं आपको कि फिजिक्स में हमने वर्क को किस प्रकार से डिफाइन किया है। हम बोलेंगे कि भाई वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, ध्यान से देखना एनिमेशन को, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी अंडरगोज सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब हम किस परिस्थिति में बोल सकते हैं कि कार्य हुआ है, वर्क इज सेड टू बी डन इन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। वह परिस्थिति ये है कि भाई एक बॉडी होनी चाहिए और उस बॉडी पे एक फोर्स लगना चाहिए और बॉडी आगे चलेगी। जब तक फोर्स लगे रहेगा बॉडी आगे चलती जाएगी, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट या फिर विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसको हम कहते हैं वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो बताते हैं आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल है घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कार्ट। तो इसको तो पूरा मैकेनिकल एनालिसिस में मैं आपको करके दिखाऊंगा। एनीवे, इस घोड़ा गाड़ी में पीछे कार्ट है, सामने हॉर्स है। हॉर्स क्या करता है, तुबड़ुक तुबड़ुक आगे चलता है। उससे क्या होता है, एक फोर्स वो क्रिएट करता है, उस फोर्स के जरिए कार्ट को खींचा जाता है और वह कार्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है वर्क का। कैसे? क्योंकि एक फोर्स है और उस फोर्स के कारण कार्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, सेम दिशा, वर्क। बहुत बढ़िया, समझ गए आप वर्क। एक और एग्जांपल ले लो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। क्या होता है वहां पे, बोगीज लगी हुई होती है, लाइन से बहुत सारी बोगीज लगी हुई हैं, स्लीपर कोचेस हैं, एसी कोचेस हैं, जनरल कोच है, और इन सब को खींचा जाता है किसी एक क्या 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 इंजन के द्वारा। समझ में आया? तो इंजन क्या करता है, वो फोर्स बनाता है, पुलिंग फोर्स बनाता है, जिससे सारी की सारी बोगीज को वो खींच पाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब क्योंकि वो फोर्स बना रहा है इस डायरेक्शन में और सारी की सारी बोगीज भी खींची जा रही हैं इसी डायरेक्शन में, मतलब फोर्स भी दिख गया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी दिख गया। बॉडी कौन सी है, यहाँ पे बोगी है। अगर मालगाड़ी है तो आप बोलोगे वैगन है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों दिख गया तो आप बोलोगे सर कार्य हो रहा है, वर्क डन। तो क्वालिटेटिवली तो मैंने अब आपको वर्क को समझा दिया। अब चलते हैं, सीखते हैं कि क्वांटिटेटिवली हम वर्क को कैसे समझ सकते हैं। मतलब क्या कोई एक संख्या असाइन कर सकते हैं कि सर इतना कार्य हुआ है, 5 का कार्य हुआ है, 10 का कार्य हुआ है, 15 का कार्य हुआ है। चलिए अब उसको देखते हैं। वर्क की तो बस अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अब वर्क के कॉन्सेप्ट को क्वांटिटेटिवली समझने के लिए एक एग्जांपल देखें आप।
ये सबसे पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ये हमारा आधार रहेगा, हमारा बेस रहेगा। समझते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रखते हैं। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक ब्लॉक को रखता हूं। ब्लॉक का है पोजीशन 1। पोजीशन 1 मतलब ओरिजिन से वो x1 के डिस्टेंस पे है। अब हम लगाते हैं एक फोर्स। अब जैसा कि हमने सीखा है न्यूटन के दूसरे मोशन के नियम में, वह ये कहता है कि फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली समय के साथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ब्लॉक जो है अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाके कुछ आगे जाएगा। उस पोजीशन को मैं कहता हूं पोजीशन 2, और उसके लिए ओरिजिन से दूरी हो जाएगी उसकी x2। अब आप देखें, क्या आपको ब्लॉक दिखा? जी सर। क्या आपको फोर्स दिखा? जी सर। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा? जी सर। फोर्स भी है, ब्लॉक भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तीनों चीजें हैं, तीनों परिस्थितियां हैं। मतलब यहां पे कार्य हुआ है। अब वो कार्य कितना हुआ है अगर उसे आपको कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन in taking the object or in displacing the object from position 1 to position 2, work done from 1 to 2 is equal to force multiplied by displacement। ये तरीका है वर्क कैलकुलेट करने का, वर्क को क्वांटिफाई करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने हवा हवा में बात कर दी, ऐसे ऐसे हाथ करते हुए, थोड़ा सा ड्रॉ करके बताएं। और वेक्टर्स की भाषा को समझना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आप फिजिक्स में वेक्टर समझ जाते हैं ना, तो बहुत आसानी होगी आपको 11वीं और 12वीं कक्षा की फिजिक्स को समझने में। चलो एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं क्या हो रहा है। चलो यहां पे मैं बना लेता हूं, मैंने एक सरफेस बना लिया, और यहां पे चलो ये मैं बना लेता हूं यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बनाता हूं एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक में लगा है एक छोटा सा फोर्स। ये है ब्लॉक का पोजीशन 1। अब जो ब्लॉक है ये नए पोजीशन में आ गया, यहां पे आ गया है। बात को समझो, ये नया पोजीशन है, इसको आप कह लो पोजीशन 2। अच्छे से समझते हैं। अब ये जो पोजीशन है बच्चों, मान लीजिए ये पोजीशन है 2 मीटर के दूरी पर, और ये वाली जो पोजीशन है ये है तकरीबन 6 मीटर के दूरी पर। कॉन्सेप्ट को समझना है बड़े प्यार से, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 1 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमको दिखाई दे रहा है इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये फोर्स अभी भी लगा हुआ है ना, और मान लो मैंने समय को फ्रीज कर दिया, टाइम को फ्रीज कर दिया, ठीक, मैं भगवान हुआ सा मान लो टाइम फ्रीज कर दिया, हाँ भाई। तो फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन हुआ होगा, और गति प्रदान की गई होगी, वो आगे बढ़ा होगा धीरे धीरे, हर पल उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। छोड़ दो उसको, आप देखो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कुछ, मैंने आपको बोला था कि भाई ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 1 है, तो यहां पे ये आ जाएगा बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है x2 - x1, 6 में से 2 घटाओ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना 4 मीटर का हुआ है, ठीक। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं वेक्टर्स की बड़ी तारीफ कर रहा था आपके सामने, तो वेक्टर्स से भी समझ सकते हैं इसको। और अगर किसी लेमैन को समझाना है, किसी छोटे से प्यारे से बच्चे को समझाना है 9वीं और 10वीं कक्षा के, उसके लिए आप क्या समझाएंगे मैं आपको बताता हूं। वर्क, 2 तरीके से आपके सामने वर्क मैं प्रस्तुत करता हूं। पहला जो है छोटे बच्चों के लिए, लेमैन, ध्यान से समझो। वर्क, हमने बोला भाई फोर्स लगा, हाँ भाई देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी है सर, कितना है सर, डेल्टा x है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? हाँ सर सेम है, फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, बिंदास। तो लगा दो यार, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, यही तो रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स कितना है? चलो फोर्स का वैल्यू मैं यहां पे पिक कर लेता हूं, 5 न्यूटन्स। कितना? 5 न्यूटन्स। तो यहां पे रखते हैं सर 5, यहां पे रखते हैं सर 4, 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा 20, और यहां पे सर हम जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और इस न्यूटन मीटर को एक साथ हम क्या कहते हैं, याद रखें, ठीक है। आप अगर इतना भी याद रखोगे तो बहुत है, न्यूटन मीटर। ये तरीका है वर्क को क्वांटिफाई करने का, लेकिन ये किसके लिए? लेमैन के लिए। लेकिन आप 11वीं कक्षा के छात्र हैं, विज्ञान आपको बहुत पसंद है, फिजिक्स आपको बहुत पसंद है, तो हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए वर्क की प्रणाली को समझेंगे। किसके जरिए? यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेना पड़ता है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप।
अब आप देखें कौन इसके अलोंग है, तो भाई सब कुछ इसी के अलोंग है, एक्स के अलोंग है, फोर्स भी एक्स के अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के अलोंग है। लेकिन अब हम लिखते हैं वर्क डन 1 से 2, तो ये होता है बच्चों एफ डॉट डेल्टा एक्स। अच्छे से समझो, असल में वर्क की परिभाषा में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। क्यों कहते हैं, अगले एग्जाम्पल में डेमोन्स्ट्रेशन में आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप ये समझो, दो वेक्टर्स को हमें डॉट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, करने पर हमको वर्क मिल जाएगा। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर नहीं है, ये क्वांटिटी है एक स्केलर। वर्क है अपने आप में एक डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, लेकिन ये खुद में एक स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फोर्स, अच्छा कितना लिखा है 5 न्यूटन। अच्छा, इसको लिखने का एक और स्टाइल बताते हैं यार आपको। ये देखो, तो वेक्टर्स की लैंग्वेज में हम लिखेंगे सर मैग्नीट्यूड, सर डायरेक्शन। ओके, वेक्टर्स की लैंग्वेज में 4 मीटर को मैं लिखूंगा सर मैग्नीट्यूड, और ये हो गया सर उसका डायरेक्शन, प्लस आई कैप दोनों में, क्योंकि इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ये लोग काम खत्म करते हैं, तो सर फोर्स कितना है, फोर्स है सर 5 न्यूटन का, तो हम इसको लिखे 5 इंटू आई कैप, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है सर 4 आई कैप, तो 5 चौक हो गए 20। आपको पता है आई और आई जब दोनों डॉट होंगे तो वो रिजल्ट कितना निकल के आएगा, अल्टीमेटली आंसर कितना आया। अब यूनिट क्या है, न्यूटन, इसका यूनिट क्या है सर मीटर है, तो यूनिट क्या लिखोगे बच्चों, आप समझ गए आप वेक्टर्स को। ये आपने 9वीं और 10वीं कक्षा में वर्क को ऐसे कैलकुलेट किया है, और अब थोड़ी कहानी एडवांस हो जाती है। आप अब इस प्रकार से वर्क को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने अपनी बात कह दी आपसे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शंस कुछ अलग हो, या फिर वो एक दूसरे से इंक्लाइंड हो। कैसे समझना है, तो देखें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे रखते हैं एक ब्लॉक को, ब्लॉक पे लगाते हैं एक फोर्स। अब वो फोर्स ऐसा है, कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक, अब देखें आप, फोर्स लगाने पर हमने देखा कि ब्लॉक जो है वो आगे बढ़ता है, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ जाता है। वही सारी कहानी है, इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2। अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट जरा x2 माइनस x1 है, डेल्टा x। आप अगर यहां पे ध्यान से देखो तो फोर्स को भी आप तोड़ सकते हैं, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा शुद्ध भाषा में इसको कहते हैं मैकेनिक्स में हम डीकंपोज करना। तो फोर्स के भी कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट्स। आप अगर ध्यान से देखो, हमने वर्क को जिस प्रकार से डिफाइन किया, हम ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। आप देखो ये जो एफ कॉस थीटा है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम वर्क को कैसे लिखेंगे, 1 से 2 तक जितना कार्य हुआ वह किसने किया, तो भाई वो एफ कॉस थीटा ने किया, उसमें एफ साइन थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्या इस डायरेक्शन में कुछ हो रहा है, तो सर बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है एक्स या पॉजिटिव एक्स की दिशा में हो रहा है। इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया आपका वर्क। अब आपको याद आ रहा होगा, हमने फिजिक्स में बहुत पहले पढ़ा था, दो वेक्टर्स को हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल। ये कहानी कुछ ऐसी है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, वेक्टर्स को मैंने ऐड करना भी सिखाया है आपको, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। वेक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई करना भी सिखाया है आपको। दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डॉट भी होता है, क्रॉस भी होता है, दोनों अलग अलग कहानियां हैं। बड़े शानदार तरीके से मैंने समझाया, वो वीडियो जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में 11वीं कक्षा की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एनीवे, ये होता है, इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स को, तो ये होते हैं मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे वैसे तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो इसको लिखने का स्टाइल कुछ इस प्रकार से रहेगा, एफ, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, और दोनों के बीच का एंगल। लेकिन आप अगर वहां पे देखो तो ऑलरेडी आपको ये वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, एक हुआ है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो जाहिर सी बात है
आप डिस्प्लेसमेंट को इधर करो, कॉस को इधर करो, एफ डेल्टा एक्स कॉस थीटा, तो ये किसका रूप है? ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं। इसको आप कैसा लिख सकते हो? उल्टा करके आप लिख सकते हो सर ये हो जाएगा एफ डॉट डेल्टा एक्स। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है दो वेक्टर्स को जब हम लोग डॉट करते हैं। तो ये भी चीज अब आपको समझ में आ गई कैसे इसको अप्लाई करना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में कुछ एंगल छुपा हुआ हो। बट आप लोग सोच रहे होंगे सर मैंने तो हवा में बात कर दी है, अब जरा इसको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको समझाते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बनाया मैंने, ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पे मैं रखता हूं एक ब्लॉक को, ये रखा हमने एक ब्लॉक को, और यहां पे मैं लगाता हूं, यहां पे एक लगाते हैं हम फोर्स। ये जो फोर्स है ये यहां पर कुछ एंगल बना रहा है, कितना? तो सर थीटा एंगल बना रहा है। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को भी आप कह दो एक नंबर, ये है 1। अब यहां पर इनिशियली वो कहां पे खड़ा है? वो इधर है। ये जो दूरी है बच्चों, इसको आप मान लो ये कितना है? 2 मीटर है। इस फोर्स को लगाने से ये ब्लॉक में आया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब वो नए पोजीशन पे आ गया है कुछ यहां पर। ये ब्लॉक को मैं पूरा बना लेता हूं, ये बन गया हमारा ब्लॉक। फोर्स अभी भी लगा हुआ है, एक्टिव है, ठीक है। हम बस एनालिसिस कर रहे हैं दोनों पोजीशंस के बीच में। ये जो पोजीशन है ये है पोजीशन 2, फोर्स नया यहां पे, इसको हम बोल देंगे, मान लो ये 6 मीटर्स है। बहुत बढ़िया, समझो आप अच्छे से, ठीक। दोनों तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक है, कॉमन मैन के लिए भी और वेक्टर्स का लैंग्वेज भी, दोनों बताते हैं आपको, ठीक है सर। तो आप अगर ध्यान से देखो, इस फोर्स को आप 2 कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो। एक टूट रहा है इस तरफ, यहां पे आ जाएगा जो कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं एफ कॉस थीटा। एक टूट रहा है इस तरफ, ये जो कंपोनेंट है इसको हम कह सकते हैं एफ साइन थीटा। बॉडी को डिस्प्लेस कराने में इस कंपोनेंट का कोई भी रोल, कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका है? एफ कॉस थीटा का। अच्छा, लेकिन मैं तो अभी क्वांटिफाई करना चाहता हूं चीजों को, तो एक काम करते हैं, आप मान लो ये जो फोर्स का वैल्यू है, चलो एक उदाहरण के तौर पे, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप। ये ऐसा है कुछ फोर्स, मतलब x की दिशा में इसका मैग्नीट्यूड है 2, y की दिशा में इसका मैग्नीट्यूड है 3। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो ना फोर्स के ट्राइंगल को, तो ये कुछ ऐसा है। x में कितना है? ये 2 न्यूटन है, और y में कितना है? ये 3 न्यूटन है। तो ये 2 गुना 3 गुना कुछ इस प्रकार की कहानी, और अल्टीमेटली रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो ये 3 न्यूटन है। अगर इस फोर्स को आपको वेक्टर्स की भाषा में एक्सप्रेस करना है, तो आप बोलोगे सर ये है x में और ये y में, हो गया कहानी खत्म। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। चलो पहले वेक्टर्स की परिभाषा आपको बताते हैं। ये देखो, तो है सर ये W1 से 2, ठीक है, समझो अच्छे से, ठीक। यहां पे क्या है पता है? एफ कॉस थीटा पे ये असल में 2 न्यूटन है। यहां पे क्या है पता है? एफ साइन थीटा पे यहां पे 3 न्यूटन है। अब समझ में आया जब कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? ये है असल में कहानी वेक्टर्स की, बड़ी गहरी बात बता रहे हैं आपको। हमने डिफाइन किया कि सर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को डॉट ही तो करना है, और क्या करना है? तो फोर्स कितना है सर? फोर्स है 2i प्लस 3j। डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो सर डिस्प्लेसमेंट ये देखो, 6 में से 2 घटा दो तो ये डिस्प्लेसमेंट है सर 4 मीटर का। ये है डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स टोपी के साथ, फोर्स टोपी के साथ वेक्टर्स का सम्मान करें। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ये तो मैंने वेक्टर्स की भाषा में लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट कहाँ? इस तरफ, इस तरफ मतलब आई कैप, तो ये आ जाएगा 4i कैप। अब आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहां पे j कैप भी दिया हुआ है, तो मैं चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं 0j कैप। बात एक ही है, i को i से करो, j को j से करो। जब i को i से करोगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। i डॉट i कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो मैं नहीं लिख रहा, तो 8 न्यूटन मीटर इसका आंसर रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर j का क्या हुआ? तो भाई उसका सर्वनाश हो गया। 3 × 0 करोगे वो तो 0 हो गया। j डॉट j भले 1 होता है, 0 × 1 0 होना है। अल्टीमेटली ये आएगा आपका आंसर। अब वेक्टर्स की भाषा में तो हम कुछ इस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। कॉमन आदमी को समझाना है तो हमने क्या बोला था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और उसी डायरेक्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं।
ऐसा तो मेरे को सिर्फ एक ही तेज दिखाई दे रहा है, 2 न्यूटन, हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय, हाँ कितना चला 2 न्यूटन के कारण, तो सर 4 मीटर चला, हाँ जी 4 मीटर चला, तो कितना आया आंसर, सर 8 न्यूटन मीटर आया। तो ये होगा वर्क। अच्छा, तो अब आप बोल सकते हो कि सर आपने तो इसी वेक्टर का सम्मान किया 2 न्यूटन वाले फोर्स का, आपने 4 न्यूटन वाले फोर्स का तो बिल्कुल सम्मान नहीं किया। 4 न्यूटन नहीं, कितना है ये, 3 न्यूटन। अच्छा, तो भाई सम्मान मैं क्यों करूं, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं है ना। अगर कैलकुलेट करने भी जाओगे 3 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ है भाई, 0 न्यूटन मीटर। अल्टीमेटली वर्क डन कितना आएगा, दोनों को अगर ऐड भी करते हो, ये किसके कारण है, तो ये सर 2 न्यूटन वाले के कारण है, ये किसके कारण है, सर ये 3 न्यूटन वाले के कारण है। अगर चाहो तो वर्क डन 1 से 2 किसके कारण, 2 न्यूटन के कारण, प्लस वर्क डन 1 से 2 किसके कारण, सर 3 न्यूटन वाले के कारण। तो ये कितना आएगा सर, ये 8 आएगा, ये कितना आएगा, 0 आएगा। अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा। बड़े डीप से मैंने आपको समझा दिया वर्क डन को क्वांटिटेटिवली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वर्क के परिभाषा को हमने समझा, वर्क को क्वालिटेटिवली समझा, वर्क को क्वांटिटेटिवली भी समझा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, जब फोर्स कुछ इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट कुछ इस दिशा में, दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है। दोनों परिस्थितियों में भी वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। अब वर्क की कहानी सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, वर्क आपको फिजिक्स में हर जगह मिलेगा, हर चैप्टर में मिलेगा, 11वीं में भी मिलेगा, 12वीं में भी मिलेगा, क्योंकि आपका सामना फोर्सेस से है, फोर्सेस के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क का हमेशा कहीं ना कहीं फोर्स से संबंधित रहेगा ही रहेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अच्छा, जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे, देखोगे आप कुछ परिस्थिति में वर्क का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, हो सकता है किसी कंडीशन में वर्क का वैल्यू नेगेटिव आए, हो सकता है 0 भी आए। तो वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्क की। फोर्स अगर इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण की बात करते हैं, फुटबॉल दिखाई दिया, तो चलो आप एक खुराफाती बच्चे हैं, आप चले गए छत पे। छत पे आपने क्या किया, एक फुटबॉल को, ये है फुटबॉल, ऐसा नहीं, ये फुटबॉल, ठीक है, आपने उसको फुटबॉल को छत पे लेके गए और आपने छोड़ दिया, ठीक है, नीचे बंदा खड़ा हुआ है ग्राउंड फ्लोर में उसको कैच करने के लिए। अब ये फुटबॉल यहां से आएगा बिल्कुल नीचे, तो मान लो ये है उसकी पोजीशन 1, ये है उसकी पोजीशन 2, ये फुटबॉल की, ठीक। जाहिर सी बात है जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा प्राकृतिक एक्सेलरेशन उस पर लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक। ये और यहाँ पे पहुंच गया वो पोजीशन 2 में। अब एक काम करते हैं, मैं बना लेता हूँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना। ये बन गया मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये था, ये ऐसा ऊपर मान लेना, दिखाई दे नहीं रहा होगा कैमरा में, जानता हूँ। ऊपर क्या है, तो बच्चों ऊपर पॉजिटिव y, नीचे क्या होगा, नेगेटिव y, पॉजिटिव x, इस तरफ नेगेटिव x। छोड़ दो कॉन्सेप्ट को, समझो बस आप। ये नेगेटिव y है, ये जो पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन है y2, ये जो पोजीशन है ये उसकी इनिशियल पोजीशन है y1। तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, उसी को तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं बोलूंगा डेल्टा y, जिसका वैल्यू निकल करके आएगा सर फाइनल बोले तो y2 माइनस y1। बस हो गया, कहानी खत्म, मिल गया डिस्प्लेसमेंट आपको। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसका, सर फुटबॉल का। कहां से कहां तक, सर 1 से लेके 2 तक का। तो ये वर्क डन पॉजिटिव निकल करके आएगा। कैसे निकल करके आएगा ये मैं बताता हूं आपको। देखें, हमने कहा था कि सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डेल्टा एक्स लिखते ना, ये लो डेल्टा एक्स, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल होता है। अब यहां पे सर फोर्स कौन सा लग रहा है तो मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये यहां पे लग रहा है, इस फोर्स के साथ धरती आपको खींच रही है, आपको नहीं खींच रही है, मतलब आप जिस फुटबॉल को ड्रॉप करने वाले हैं ना, वैसे तो आपको भी खींचता है वो, ठीक है। आपका मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फुटबॉल का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पर भी उतना ही फोर्स लगा हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है जी। ये तो हुआ फोर्स। वेक्टर्स की भाषा में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि सर ऊपर जो होता है प्लस जे कैप होता है, ये सर दाएं तरफ होता है प्लस आई कैप,
तो इस तरफ तो कुछ मोशन हुआ ही नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ है। तो फोर्स को आप लिखो सर मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम, सर फिर डायरेक्शन लिखते हैं। उसका डायरेक्शन कहाँ है? तो बच्चों उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, फोर्स का नीचे की तरफ, मतलब माइनस जे कैप। तो यहां पे आप लिखोगे माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, कितना? y2 माइनस y1, तो डेल्टा y लिखो आप सबसे पहले। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहाँ है? तो सर इसका डायरेक्शन भी नीचे है, मतलब फिर से माइनस जे कैप। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, ये माइनस और ये माइनस बन जाएंगे प्लस, और ये बन गया mg, और ये बन गया डेल्टा y। मल्टीप्लीकेशन हो गया, j डॉट जे करोगे तो वो रिजल्ट आएगा आपका 1। टेंशन लेने का नहीं। कैसा वर्क आया? तो भैया ये पॉजिटिव वर्क आया। ये पहला एग्जाम्पल था, समझ गए? ठीक है, पॉजिटिव वर्क का एक एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल, पॉजिटिव वर्क के अगले एग्जाम्पल में हम बात करने वाले हैं एक स्प्रिंग के बारे में। तो ये स्प्रिंग का रिलैक्स्ड स्टेट है, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। अब स्प्रिंग को हम लोग एक फोर्स लगा करके खींचते हैं। स्प्रिंग में असल में क्या होता है, जैसे जैसे स्प्रिंग में खिंचाव बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको खींच रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, स्प्रिंग को अगर आपको मान लीजिए 4 मिलीमीटर से खींचना है तो हो सकता है उसके लिए आपको 4 न्यूटन का बल लगाना पड़े। हो सकता है आपको अगर 3 मिलीमीटर से खींचना है तो आपको 3 न्यूटन का बल लगाना पड़े, फोर्स लगाना पड़े। ये परिस्थिति होती है स्प्रिंग के केस में। एनीवे, तो यहां पे आप एक फिक्स्ड वैल्यू फोर्स का लेके नहीं चल सकते, क्योंकि फोर्स जो है वो स्प्रिंग के एक्सटेंशन पर डिपेंडेंट है। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम यहां पे ये देखना चाहते हैं कि फोर्स और एक्सटेंशन या फिर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन नीचे है, दोनों के दोनों नीचे की तरफ है, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। आपको पता है अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो भाई यहाँ पे जो cos 0 आएगा ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे रहता है फोर्स, यहाँ पे रहता है डिस्प्लेसमेंट। आप फिलहाल इस फंडे से समझ जाओ कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की कहानी अलग हो जाएगी। अभी बहुत सारी बातें करेंगे, स्प्रिंग का पूरा एनालिसिस आपको समझाएंगे, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस पहले समझाएंगे। स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करते हो या फिर खींचते हो ना, तो उसमें भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें अभी होनी है आने वाले लेक्चर्स में। तो ये एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है और सिलेंडर और पिस्टन के बीच में एक गैस एनक्लोज है, कोई भी गैस। अब जाहिर सी बात है, गैस है तो उसका कुछ एक इंडिविजुअल प्रेशर होगा। प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये वहां पे तो आपको 3D फोटो दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फोटो बना देता हूं। ये यहाँ पे ये पिस्टन है, ठीक है बच्चों, ये पिस्टन का हैंडल है ऐसा मान लो आप। अब यहाँ पे बंद है एक गैस। अब गैस क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम कहते हैं गैस फोर्स। ये कहाँ पे थे? ऊपर की तरफ। अब पिस्टन में आ जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए पिस्टन यहाँ पे पहुंच गया, तो ये हुआ पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट। इसको आप कह सकते हो चेंज इन वाई, कुछ भी कह लो, एच कह लो, वाई कह लो, मैंने डेल्टा वाई लिख दिया, चेंज है वो। तो देखिए फोर्स भी ऊपर है, वाई का डायरेक्शन भी ऊपर है, मतलब थीटा का वैल्यू फिर से कितना है? 0 है। एक तो ये तरीका है समझने का। तो कॉस 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपको पता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा लेते हैं हम लोग, तो ये आंसर आ गया 1। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि सर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहाँ है सर? ऊपर की तरफ, तो प्लस जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट सर डेल्टा वाई, उसका डायरेक्शन कहाँ है सर? वो भी ऊपर की तरफ, तो ये जे कैप। तो जे कैप मिलके हो जाते हैं 1, और ये गैस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई। एक तो ये तरीका, ये प्योर वेक्टर का अप्रोच है, ये एनालिटिकल अप्रोच है। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा जो कि 1 आया है, और ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट लिया है हम लोगों ने, ये बेस फंडा है। ओके, ये दो चीजें हो गई। अब बढ़ते हैं नेगेटिव वर्क को समझने के लिए। नेगेटिव वर्क को समझने के लिए फ्रिक्शन फोर्स हमारी मदद करने वाला है। तो फ्रिक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है। एनीवे, सबसे पहले तो आपको यह बात जानना है कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शंस कैसे रहते हैं। तो फोर्स अगर राइट में है तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है, फोर्स अगर लेफ्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट राइट में है। अगर दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में रहते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो वर्क डन कैलकुलेट होगा वो नेगेटिव रहेगा। अब आपको समझाते हैं कैसे। सबसे पहले भाई फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल देखो आप। ये हम एक काम करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन में बनाता हूं, ध्यान से देखें, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
छोटा सा बन गया इंक्लाइन प्लेन, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं रखता हूँ एक ब्लॉक को। ओके, ध्यान से समझे, ये पोजीशन 1 है। अब कुछ देर बाद ब्लॉक जो है चल के यहाँ पे आ जाता है, एकदम इस इंक्लाइन प्लेन के फुट पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके साइज को छोटा करते हैं ऐसा करके। ओके, गुड इनफ। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, हमेशा फ्रिक्शन जो है विपरीत दिशा में लगता है, तो फ्रिक्शन लगेगा कुछ यहाँ पे, कुछ ऐसे डायरेक्शन में, ये लगा फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर भी लगेगा फ्रिक्शन। वैसे चलो मैं बना देता हूँ फ्रिक्शन, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रिक्शन लगा हुआ है, ये मैं यहाँ पे फ्रिक्शन लगा देता हूँ। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है। ओके, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी आपको कैसा वर्क मिलेगा, नेगेटिव वर्क मिलेगा। आप देखो, इसको हम लिख देते हैं पोजीशन 2, बहुत बढ़िया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको आप बोलो डी आर। ना तो ये एक्स है ना तो ये वाई है, ये कुछ रैंडम डायरेक्शन में है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसके सिर्फ डायरेक्शन की बात करूं तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ऐसा नहीं बनाते, इसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरफ है। तो जाहिर सी बात है यहां पे फ्रिक्शन, ये लाल रंग में फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ये एंगल कितने का बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। बस कहानी खत्म हो गई, 180 डिग्री का एंगल बना तो मतलब नेगेटिव वर्क है। कैसे देखो, पहले मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं किसका, ये फ्रिक्शन फोर्स का। आप देखो ध्यान से, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है मैग्नीट्यूड में, एफ। अच्छा चलो ऐसा लिखते हैं, पहले ये एफ लिख देता हूं, डॉट डेल्टा एक्स। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हो, इसको प्लस एक्स मान लो, इसको माइनस एक्स मान लो, तो ये प्लस आई हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा अपने काम के लिए। ऐसा कुछ आप कर सकते हो चाहो तो। अच्छा, अगर ऐसा मन नहीं है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको डी आर लिखा है ना मैंने, तो इसको डेल्टा क्या लिखूं मैं, यहां पर भी मैग्नीट्यूड मतलब डी आर लिख देता हूं। चलो जो भी डिस्टेंस है यार, 3 मीटर 4 मीटर, वो ये डी आर है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा करते हैं, तो कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब एंगल कितना है 180 डिग्री का है। तो यहां से अल्टीमेटली कॉस 180 पता है आपको कितना होता है, कॉस का ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक, 0 पे कितना होता है 1 होता है, 90 पे कितना होता है 0 होता है, 180 पे, ये 180 पे कितना होता है आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये -1 होता है। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आएगा नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर। खत्म हो गई कहानी, नेगेटिव वर्क है ये। हाँ, लेकिन आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर एक फोर्स और लगता है, ये देखो यहाँ पे एम जी लगेगा, यहाँ जो लगता है इसको हम कहते हैं एम जी कॉस थीटा। ठीक, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो, और यहाँ पे लगता है एम जी साइन थीटा। बहुत कचड़ा हो गया डायग्राम में जानता हूं, लेकिन भावनाओं को समझो आप। एम जी साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम दिशा में, तो कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क। मतलब इस केस में एम जी साइन थीटा जो है वो कैसा वर्क कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है 1 से 2। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कैसा वर्क कर रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है 1 से 2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जरा यार ये बताओ एम जी कॉस थीटा कैसा वर्क कर रहा है, बताओ तो, खाली स्थान भरो, सोच के देखो, सोच के देखो। ये एम जी कॉस थीटा इधर और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना, सोचो यार फंडा। ठीक है, नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ। ओके, तो नेगेटिव वर्क की बात हो गई। ओके, और जब आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी में, नेगेटिव वर्क, राइट। ओके, एक और केस है इसका। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, आप इसको उठाते हैं, उठा करके यहां तक ले जाते हैं। ठीक, यहां पे ये हो गई उसकी पोजीशन 2। तो जाहिर सी बात है जब आप उसको उठा रहे हैं तब भी उसमें कितना लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, यहां पर भी कितना लग रहा है, mg लग रहा है। आप एक्सटर्नल फोर्स के जरिए आप इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के जरिए धीरे 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 उसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं। मान लीजिए आप उसको कुछ इतने हाइट तक ले गए। ठीक, अल्टीमेटली वो गया कहां, तो सर ऊपर गया। ठीक है, लेकिन फोर्स हम क्या इसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्क डन ड्यू टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, मैं ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहा हूं। ये कहां लग रहा है सर, नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है सर, ऊपर हो रहा है।
तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों विपरीत दिशा में नेगेटिव, चाहो तो देख सकते हो। तो सर ये फोर्स हो गया, ठीक, उसका डायरेक्शन सर नीचे की तरफ लिखो माइनस जे कैप, डॉट करो। सर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, डेल्टा वाई हुआ सर, और डायरेक्शन कहाँ है उसका, सर ऊपर की तरफ है, लिखो प्लस जे। तो प्लस और माइनस आंसर क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस एम जी डेल्टा वाई। समझ गए तुम लोग, समझदार हो। हाँ, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई बोले यहाँ पे, जो इसको उठा करके यहाँ तक ले जाता है, तो कैसा वर्क होगा, नीचे कमेंट करके बताना। हाँ, बच्चे समझदार हो गए अब। चलो, नेगेटिव वर्क भी समझ गए, पॉजिटिव वर्क भी समझ गए, बहुत बढ़िया यार। अब एक ही बच गया, जीरो वर्क। चलो वो भी करते हैं, उसके बाद सवाल बनाएंगे कुछ। तो बच्चों, जीरो वर्क का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कूली। कूली क्या करता है भाई, दुनिया का सामान उठाता है ठीक है, उसके ऊपर बैगेज रहता है, तो उस बैगेज को लेके वो चलता है, चल रहा है। तो बैगेज का देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस तरफ, लेकिन फोर्स कहाँ वो लगा के रखा है भाई, अपने हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगा के रखा है, क्योंकि ऊपर बैगेज है, ठीक है। ब्रीफ केसेस रखे हुए हैं, बैग्स रखे हुए हैं, उनका फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, तो अपने हाथ से उसको वो काउंटर करता है, बैलेंस करता है, लेकिन चलता कहाँ पे है, इस तरफ। तो देखो फोर्स कहाँ लगा रहा है, सर ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, सर राइट में। दोनों के बीच में एंगल कितना बना, तो सर 90 डिग्री बना। अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है और हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो क्या हो गया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये है ना डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में क्या है, डेल्टा एक्स है मान लो, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, सर 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है भैया, जीरो होता है, जीरो वर्क। हाँ, ये अलग बात है, मान लो कूली बॉडी बिल्डिंग करता है, तो उसने सामान को ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसा ऊपर ले जा रहा है, तो फोर्स कहां लगा रहा है, सर ऊपर की तरफ लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, सर ऊपर की तरफ हो रहा है, तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ मेरे भाई, एंगल जीरो हो गया। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच में एंगल, तो ये कौन सा वर्क आ गया, तो सर ये पॉजिटिव वर्क आ गया, एफ डॉट डेल्टा वाई। इंक भी खत्म हो गई है। समझ गए तुम लोग, कूली का केस समझ गए, वाह समझदार बच्चे हो। अच्छा, दूसरा केस देखो, मान लो रस्सी में हमने एक पत्थर बांध दिया, रस्सी के एक सिरे पे हम लोगों ने पत्थर बांध दिया और उसको गोल 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 एक वर्टिकल सर्कल में हम लोग कंटिन्यूसली घुमा रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, ये है पत्थर, ये कुछ इस प्रकार से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये है धागा, ठीक है। अब अगर इस पत्थर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो यहां पे धागे को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, इस टेंशन, ठीक है। धागे में क्या है, टेंशन। अब कंटिन्यूअसली देखो इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस फोर्स की बात करूं तो इस टेंशन को, या फिर ये जो टेंशन है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका निभाता है। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जो भूमिका निभाता है उसका नाम है टेंशन। टेंशन किसमें है, स्ट्रिंग में है, और वो कंटिन्यूअसली इसको इस दिशा में खींचता है खींचता है खींचता है खींचता है, उसके कारण ये सर्कुलर मोशन होता है। वीडियो देख लेना मोशन इन 2D का, ठीक है। मेरे ख्याल में आखिरी के 2 लेक्चर सर्कुलर मोशन को समर्पित थे, देख लेना, बड़े शानदार तरीके से मैंने समझाया। फोर्स कहां है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, यहां पे पहुंचा, फोर्स कहां है, सर सेंटर सीकिंग फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट भाई इस तरफ, इधर पहुंचा, फोर्स कहां है, सर सेंटर सीकिंग, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो सर उन दोनों के बीच में हमेशा एंगल्स कितने बन रहे हैं, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और कॉस 90 कितना होता है, तो सर कॉस 90 जीरो होता है। कॉस 90 के पहले क्या लगा होता है, सर डिस्प्लेसमेंट लगे रहता है और फोर्स लगे रहता है। तो ये दोनों को जब आप जीरो से गुणा करोगे, अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, समझ गए। एक और केस बताते हैं, सिंपल पेंडुलम, पुराने जमाने का ग्रैंडफादर्स क्लॉक। मान लो पेंडुलम यहां पे आ गया, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। इसका तो तेल खत्म। अब देखो यहां पर इस स्ट्रिंग में बन रहा है एक तनाव, टेंशन। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, सर इस तरफ हो रहा है। तो दोनों के बीच में मेरे भाई कितना एंगल है, तो सर 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है तो मतलब कितना होगा, वर्क डन, वर्क डन होगा 0। आप एक चीज याद रखो भाई, 0 डिग्री है तो मेरे भाई पॉजिटिव वर्क डन, 180 डिग्री है अगर फोर्स और बीच डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है तो मेरे भाई नेगेटिव वर्क डन, और अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दैट केस द वर्क डन इज गोइंग टू बी 0। अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, राइट। ओके, तो समय आ गया है आप कुछ सवाल बनाने का। तो पहले सवाल में हम बात करने वाले हैं एक लॉन रोलर के बारे में, ठीक है। और इसे
कुछ 20 मीटर की दूरी तक लॉन रोलर होता है ना, पता नहीं क्रिकेट विकेट देखते हो कि नहीं, तो वहाँ पे एक रोलर होता है, पिच पे चलाया जाता है उसको, पिच को बढ़िया से सख्त करने के लिए, ठीक है। तो ये 20 मीटर की दूरी तक चलता है, कुछ ऐसा है। ये है लॉन रोलर। यहाँ पे फोर्स लगाया गया है 20 kg वेट। जानता हूँ आपको पता नहीं है 20 kg वेट क्या होता है, तो कहीं पे भी kg वेट लिखा हुआ दिख जाए, सीधा 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू न्यूटन में मिल जाएगी, ठीक। और यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जी का वैल्यू इतना लेना है, हमें बताना है कि भाई वर्क डन कितना है। सही है, बड़ा आसान है, करके दिखाते हैं आपको। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये है फोर्स, ये जो है ये है फोर्स का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसा करके वो पुश कर रहा है और रोलर रोल करते हुए वो आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसी कहानी है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये है 20 kg वेट। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कहीं पे भी आपको अगर kg वेट दिखता है तो उसको सीधा 9.8 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू निकल करके आएगा 19.6 और 10 है तो 196 न्यूटन्स। एक काम करते हैं, ये सब हटा देते हैं, हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं कितना, 196 न्यूटन्स। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया मैंने, तो ये जो 20 kg वेट दिया है ये असल में इसका वैल्यू 196 न्यूटन्स है। दूसरी बात, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल मैं बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये एंगल जो बन रहा है ये है 60 डिग्रीज का, ठीक है। और रोलर जो है कुछ इस प्रकार से वो रोल कर रहा है, रोल करते हुए वो कुछ दूसरे पोजीशन पे वो पहुंच जाता है। तो यहां पर आप देखें, इनके दो पोजीशंस को हम ट्रेस कर सकते हैं, ये पोजीशन 1 है और ये है उसका पोजीशन 2, और इसमें हुआ है कुछ डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 20 मीटर्स का, ये दिया हुआ है आपको 20 मीटर्स, ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो मेरे भाई वो राइट हैंड साइड में हो गई, इतनी सी बात, ओके। अब आपको देखो, आपको वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस 196 को ना तोड़ते हैं, दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। एक तो ये टूटा, और इसको थोड़ा और अच्छे से और अच्छे से और बस बस बस, दिस इज 196 cos 60। इसका एक और कंपोनेंट है बच्चों, वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये यहां पे कुछ इस प्रकार से, ये कितना हो जाएगा 196 sin 60। छोड़ दो इसको, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, राइट में, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है वर्क में। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, देखो कहां जा रहा है, तो सर ये तो नीचे जा रहा है कहीं, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, सर वो तो राइट में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये नीचे, ये इस तरफ, मेरे भाई वो 0 है, 0 नहीं 90 डिग्री है, ठीक है। और cos 90 कितना होता है जानते हो, 0। ओके, हो गई, कर दिया हमने। वर्क डन निकालना है, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे निकालोगे वर्क डन, तो बच्चों यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, दो क्या, दो फोर्सेस हैं, जिसमें से ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वर्क डन 1 से 2 के लिए, ठीक। वैसे फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। तो फोर्स कितना है मैग्नीट्यूड में, तो सर मैग्नीट्यूड में है 196 cos 60, और इसका डायरेक्शन, सर डायरेक्शन जो है वो x के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x, तो मतलब प्लस आई कैप। अगर कोई लेफ्ट में होता तो उसको हम लिखते माइनस आई कैप। मैं तो भैया वेक्टर्स फॉलो करूंगा, आई कैप लिखा मैंने, डॉट। डिस्प्लेसमेंट सर है 20 मीटर्स का, और वो भी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मतलब प्लस आई कैप फॉलो होगा, यहां पर भी आई कैप आ गया, आई कैप और आई कैप तो हो जाता है 196 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें cos 60 भी है ना, 196 cos 60 हो गया आपका 1/2, 20 लिख दो यहाँ पे, 10 से जाएगा ये 1960 न्यूटन मीटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस ब्यूटिफुल फोर्स ऑफ 196 न्यूटन। अब आप समझ गए। अगले सवाल पे आए। अगले सवाल में बात होने वाली है एक साइक्लिस्ट की। साइक्लिस्ट क्या है, जा रहा है और सडनली वो ब्रेक लगा देता है बड़े जोर से, तो चक्के ऑलमोस्ट रुक जाते हैं, तो स्किड होता है, ठीक है। इसलिए ब्रेक ना थोड़े हल्के से लगाया करो, एकदम सडनली ब्रेक मारोगे तो इनर्शिया के कारण तो वो आगे बढ़ेगा ही ना, ठीक है, भले आपके चक्के रुक जाते हैं। एनीवे, तो वो 10 मीटर के प्रक्रिया में रुक जाता है। तो ये साइक्लिस्ट है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। हम चाहें तो इसको कह सकते हैं 1, इसको हम कह सकते हैं 2,
और ये 1 से 2 तक का जो फासला है ना, यहां पे लगता है आपका ब्रेक। ठीक है जी, ये लगा ब्रेक और यहां पे स्किडिंग स्टॉप लिखा है ना, तो यहां पे वो कंप्लीटली रुक जाता है। तो जाहिर सी बात है यहां पे बहुत गति है उसके पास। अब बहुत है कि कम है, खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहां पे होता है डिस्प्लेसमेंट। कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो रुकते रुकते वो 10 मीटर की दूरी वो तय कर लेता है, ये 10 मीटर की दूरी। बहुत सुंदर। अब इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, ये जो साइकिल पे एक फोर्स लगता है, साइकिल पे एक फोर्स लगता है, और वो कौन लगाता है? रोड लगाता है। कितने का लगाता है? 200 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो एक काम करते हैं, रोड जो है साइकिल पे एक फोर्स लगा रहा है कुछ ऐसा। समझ में आया? कितने का सर? 200 न्यूटन का। तो पूरा यहां से लेके यहां तक वो एक्टिव रहता है। इधर भी मैं बना रहा हूं। कितने का सर? 200 न्यूटन का। बहुत बढ़िया। अब आपको ये बताना है आपको ये बताना है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। तो रोड साइकिल पे लगा रहा है 200 न्यूटन का फोर्स, और यही फोर्स कितना कार्य करेगा ये हमें बताना है। तो बड़ा आसान है। तो यार एक काम करो ना, सीधा वर्क डन। कहां से कहां तक सर? 1 से 2 के लिए। कौन? इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख दो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के वातावरण में। तो सर फोर्स जो है वो 200 का है। ठीक है जी, तो 200 लिखो। मैग्नीट्यूड लिख दिए। डायरेक्शन कहाँ है? राइट में कि लेफ्ट में? फोर्स कहाँ लग रहा है सर? लेफ्ट में लग रहा है। तो भैया लेफ्ट में हम लेते हैं माइनस आई कैप, राइट में हम लेते हैं प्लस आई कैप। तो यहां पे लिखोगे माइनस आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट। कहां हुआ? तो सर ये डिस्प्लेसमेंट तो राइट हैंड साइड में हो रहा है, मतलब प्लस आई कैप। पहले लिखोगे आप मैग्नीट्यूड जो है 10 का, और ये हो गया प्लस आई कैप। आंसर अल्टीमेटली आएगा आपका माइनस में। आई और आई हो गए 1, 200 को 10 से गुणा करोगे आ जाएगा 2000 न्यूटन मीटर। ठीक है, साइकिल रोड पे कितना वर्क कर रहा है? चलो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं। ठीक है, हाउ मच वर्क डज दी साइकिल डू ऑन दी रोड? जरा सोच के बताओ, नीचे कमेंट में मेरे को लिख के बताओ। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल वैसे देखने में थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है आपको, बट ये बहुत ही आसान है। ये जो फोर्स है ना, ये किसी ना 1D है, ये 2D है, ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्पेस में है फोर्स। उसके 3 कंपोनेंट्स है, एक एक्स कंपोनेंट भी है, एक वाई कंपोनेंट भी है, और एक जेड कंपोनेंट भी है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो। ठीक, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं फिजिक्स के, 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट में आप वेक्टर्स को उसमें स्केच कर सकते हो, तो उसमें चाहो तो देख सकते हो। फिग्मा करके एक सॉफ्टवेयर है, सीखना चाहो तो बहुत बढ़िया है। एनीवेज अभी जरूरत नहीं है। फोर्स, हमें तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सब कुछ वेक्टर में दिया है बच्चों, सीधा आप इसको डॉट कर दो। i + 5j + 7k डॉट, यहां पे 6i। अब देखो यहां पे j का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो सम्मान के लिए 0.j कैप प्लस 9k कैप मैं लिखता हूं। सॉल्व करना बहुत आसान है, देखो कैसे। i और i 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 × 6 कितना हो गया? 6 हो गया, प्लस 5 × 0 0 हो गया, तो खेल खत्म है। j × j भले 1 होता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 7 × 9 ये हो गया 63। अच्छा, k डॉट k होता है 1, खेल खत्म हो गया। 63 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 69। वर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। खलास। तो बच्चों सेशन काफ़ी लंबा हो गया। मैं चाहता तो था और भी क्वेश्चंस आज के सेशन में लेना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बट चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले सेशन में हम लोग वर्क डन को और डीप में पढ़ेंगे। इनफैक्ट अगले लेक्चर में हम लोग वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपने अगर देखा होगा तो ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ था कि भाई वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उसके पोजीशन के अनुसार उसके फोर्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर समय के साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सीख चुके हैं। अगले सेशन में देखेंगे कि अगर समय के साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो ऐसी परिस्थिति में वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है आने वाले सेशंस में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।